कि आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता पर आधारित समस्या और उनके समाधान है। देखिए जो है प्रथम जो है समस्या देखिए आप जो है डकैती करने के लिए 6 व्यक्ति मतलब देखिए जो है डकैती करने के लिए 6 व्यक्ति कै ख ग घ च को अभिकथित किया गया है। इस संदर्भ में 30 मिनट के भीतर मतलब ध्यान दीजिए 30 मिनट के भीतर एफआईआर दर्ज किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में डकैतों द्वारा लेकर गए संपत्ति का वजन, ध्यान दीजिए संपत्ति का वजन, कीमत सहित उल्लेख किया गया। ऐसी संपत्ति की सूची काफी लंबी थी। विचारण न्यायालय ने यह धारित करते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया कि एफआईआर तुरंत 30 मिनट के भीतर दर्ज किया गया था। अभियोजन मामला साक्ष्यों द्वारा समर्थित था। क्या ऐसी दोष सिद्धि वैध है? कारण सहित बताइए इसको आप। मतलब देखिए जो है इस समस्या के अंतर्गत है, यानी इस समस्याओं में एफआईआर घटना के 30 मिनट बाद भी दर्ज कर ली गई है। मतलब जिस समय घटना घटी, जिस समय डकैती हुई, उसके 30 मिनट के बाद ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ ही डकैती में लूटी गई सभी सामान का मूल्य, वजन, संख्या और साथ में एक सूची भी तैयार की गई है जिसमें एफआईआर का यानी एफआईआर में उसका उल्लेख भी किया गया है। अब यहां तथ्य जो है विश्वास से परे लगता है। ऐसा विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी ये सारा प्रोसेस, सारा काम कैसे हो गया है। यानी आधे घंटे के अंदर ही मतलब जो है उसका जो संपत्ति कितनी गई है, उसकी क्या कीमत थी, कितना वजन था, क्या क्या सामान चोरी हुआ, क्या क्या ले गई, जो है 30 मतलब जो है मिनट के अंदर सब कुछ ये बना के और वहां से एफआईआर दर्ज भी कर दी, जो है जिसपे विश्वास होने के परे है, जिसपे विश्वास होने लायक नहीं है। अब इतने कम समय में सभी संपत्ति का इतनी बारीकी के साथ एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है। अब देखिए जो है ये समस्या जो है, एक बात था हमारा जो है वो था राम लखन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के बाद में जो है तथ्य से जो है उसके तथ्यों से मेल खाता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया था कि अपराध के तुरंत बाद यानी 30 मिनट के भीतर इतनी लंबी संपत्ति की सूची जिसमें संपत्ति का वजन, संपत्ति की कीमत, संख्या का पूरा उल्लेख है और यह अविश्वसनीय है कि एफआईआर को संदेह के घेरे में लाता है। इन सारी बातों को जो है एफआईआर को संदेह के घेरे में लाता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि विधिपूर्ण नहीं है। मतलब जो है निष्कर्ष में क्या निकलता है, निष्कर्ष देखिए आप जो है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि अपात्र किए जाने के योग्य है। अब देखिए जो है नेक्स्ट देखिए आपकी जो समस्या है इसके अंतर्गत जो है एक विवाहित लड़की का बलात्कार करता है। यानी देखिए एक अविवाहित लड़की का बलात्कार करता है। ए के पिता 7 दिन बाद एफआईआर ब के विरुद्ध दर्ज कराते हैं। मतलब समझिए एक अविवाहित लड़की ब के साथ बलात्कार करता है और ए का जो पिता है यानी जिसका बलात्कार किया उसके पिता 7 दिन बाद एफआईआर ब के विरुद्ध कराते हैं। विलंब का कारण दर्शित करते हुए पिता ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में परिवार के सदस्य समय इसलिए कि अभियोजन प्रारंभ किए जाए या नहीं, क्योंकि लड़की की अस्मिता का प्रश्न था। क्या न्यायालय एफआईआर पर विश्वास कर सकती है या न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को छोड़ देना चाहिए? इसे कारण से बताइए आप। अब देखिए जो है ये जो समस्या है, देखिए आप जो है लैंगिक अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में विलंब होना स्वाभाविक माना जाता है। यानी समझिए एक तरह से जो है लैंगिक अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में विलंब होना स्वाभाविक माना जाता है।
ऐसे विलंब के जो आधारों पर एफआईआर संदिग्ध नहीं है, नहीं समझी जा सकती या नहीं समझी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय में एक वाद है हमारा, हरपाल बनाम हिमाचल प्रदेश के बाद में यह धारित किया था कि बलात्संग के मामले में एफआईआर इसलिए विलंब से दर्ज हुआ था कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों को लोक लाज का भय था और अतः ऐसे विलंब अक्षम्य है। अब देखिए इस प्रकार के इस तरह की समस्या के मामले में ए के पिता द्वारा घटना 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज करना तथा विलंब का उचित का बताया जाना विलंब को महत्वहीन कर देता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए नहीं छोड़ा जाए। यहां पर देखिए निष्कर्ष क्या है, देखिए इसमें जो है निष्कर्ष की बात करते हैं अगर हम जो है न्यायालय घटना के 7 दिन के बाद एफआईआर पर भरोसा कर सकती है, न कि संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को छोड़ सकती है। देखिए इस समस्या का हल ये हुआ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या, देखिए एक अपराध आगरा में कारित करता है, यानी ए जो है एक अपराध आगरा में कारित करता है किंतु जयपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की संस्वीकृति करता है, यानी कन्फेस कर लेता है। क्या अब जो उस मामले में अधिकारिताहीन है, क्या ऐसी संस्वीकृति वैध है? अब यदि धारा 164 दंड संहिता प्रक्रिया की ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण किया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए क्या है कि मतलब जो है अब जो है इस समस्या में जो है यह समस्या अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 पर आधारित। अब धारा 164 सब ए के अनुसार कोई महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या ना हो, ऐसे अध्याय के अधीन समेत परवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी भी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या फिर विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी भी संस्वीकृति या कथन को अभिलेखित कर सकता है। इस प्रकार जो इस समस्या में जो है एक अपराध आगरा में करता है किंतु जयपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की संस्वीकृति या कन्फेस करता है, जो मामले की अधिकारिता नहीं रखता है। अब उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अगर देखा जाए जयपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति वैध है, यानी वो वैध मानी जाएगी। अब निष्कर्ष यह है कि देखिए इसमें जयपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति वैध है। नेक्स्ट समस्या देखिए आप जो है एक संज्ञेय अपराध 3 असंज्ञेय अपराध, यानी एक तो संज्ञेय अपराध है और 3 असंज्ञेय अपराध है। अब देखिए जो है के लिए ए के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज होती है। क्या मजिस्ट्रेट से बिना आदेश प्राप्त किए ही पुलिस अधिकारी उन सभी चारों अपराधों में अन्वेषण कर सकता है तो बताइए। अब देखिए जो है इस प्रकार की जो समस्या है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 सब कॉलम 4 पर आधारित। कौन सी? 155 सब कॉलम 4 पर आधारित। अब धारा 155 सब कॉलम 4 के अनुसार जहां मामले के संबंध में ऐसे 2 या 2 से अधिक अपराध से है जिनमें कम से कम एक संज्ञेय है, वह इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय है, यानी कि वह मामला जो है सारा का सारा वो संज्ञेय मामला समझा जाएगा या माना जाएगा। अब इस प्रकार जो है इस समस्या के अंतर्गत यानी इस समस्या में एक संज्ञेय अपराध और 3 असंज्ञेय अपराध के लिए ए के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। यहां पर पूरा मामला
संज्ञेय अपराध का समझा जाएगा और संज्ञेय मामले में पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण सहित बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति होती है। अतः पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना सभी चारों अपराधों के अन्वेषण कर सकती है। अब देखिए इसमें जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यह है कि मतलब जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी सभी 4 अपराधों में अन्वेषण कर सकता है। देखिए महाराज, नेक्स्ट देखिए आप, बी द्वारा ए की हत्या कर दिया जाता है, यानी बी द्वारा ए की हत्या कर दी जाती है। बी के जो पिता सी द्वारा बी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ए के पिता ने घटना स्वयं नहीं देखी है, अपितु अन्य गांव वालों से जिन्होंने घटना देखा है, सुना है। क्या सी द्वारा दी गई सूचना दर्ज एफआईआर वैध है? समझाइए। अब देखिए जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा जो है ये 154 पर आधारित है। धारा 154 के अनुसार संज्ञेय अपराध को सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। यह महत्वहीन है कि सूचना प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिया गया है या फिर किसी अन्य द्वारा है। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा ही एक जो वाद है हमारा हल्लू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश के वाद में निर्धारित किया था कि एफआईआर किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया जा सकता है जो अपराध से अवगत है। ठीक इसी प्रकार एस्प्रेन जोसेफ बनाम केरल राज्य का वाद भी न्यायालय में निर्धारित किया गया था कि ऐसी कहीं उपबंध नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर केवल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस समस्या के अंतर्गत ए जिसने स्वयं घटना को नहीं देखा बल्कि गांव वालों से प्राप्त सूचना पर पुलिस को सूचना दिया तथा एफआईआर दर्ज कराया गया और ऐसे एफआईआर वैध है बावजूद इसके कि सूचना देने वाला प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अब यहां पर जो निष्कर्ष है, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, सी द्वारा दी गई सूचना पर दर्ज एफआईआर वैध है, वैलिड है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, पांच व्यक्ति क ख ग घ अंग ने ए के घर यानी ए के घर डकैती किया है। ए प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करता है किंतु एफआईआर में घटना के विस्तार से वर्णन नहीं करता। क्या अभियोजन मामला विश्वास योग्य है? मतलब एक बार फिर देखिए, पांच व्यक्ति क ख ग घ अंग ने ए के घर डकैती किया है और ए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराता है किंतु एफआईआर में घटना का विस्तार से वर्णन नहीं करता है। क्या अभियोजन मामला विश्वास योग्य है? अब देखिए जो है इस तरह की जो समस्या देखिए मान लीजिए अगर हम प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर संज्ञेय अपराध के संबंध में लाने के भार साधक अधिकारी को दिया गया एक सूचना मात्र है, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट है एफआईआर जो है यह है संज्ञेय अपराध के संबंध में लाने के भार साधक अधिकारी को दिया गई एक सूचना मात्र है। यह अपने आप में संपूर्ण घटना विवरण नहीं होता है। एफआईआर इज नॉट ए एनसाइक्लोपीडिया, एफआईआर जो है एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय ने नवरत्न बनाम राज्य के वाद में निर्धारित किया है कि एफआईआर में घटना का पूरा विवरण न देना अपने आप में अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनाता है। इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में ए द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अपराध का पूर्ण विवरण न दिए जाना अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। मतलब निष्कर्ष इसमें है कि ए द्वारा दर्ज की गई एफआईआर विश्वसनीय है
और यह संपूर्ण विवरण के अध्ययन में इसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने ये आपके साथ जो है दंड प्रक्रिया संहिता पर आधारित समस्याओं का हल किया है या इनका सॉल्यूशन दिया है। देखिए, आज इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।